POK स्वयं लौट कर कहेगा, मैं भारत ही हूं और वापस आया हूं। जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये बात, ये शोर फिर और रोज सुनाई दे रहा है। उस कसक की याद दिलाई जा रही है जो कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद से हर हिंदुस्तानी के दिल में। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा उसके मुताबिक POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में खुद भारत में शामिल होने की आवाज उठ रही है। POK खुद कह रहा है कि वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है और उसमें शामिल होकर ही रहेगा। तो क्या इस बयान के बाद यह मान लेना चाहिए कि POK युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए देश को वापस मिलेगा? और अगर यह हुआ तो कैसे होगा और क्यों होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे मेरे साथ इस खास बुलेटिन में। देश की सरकार हो, विपक्षी पार्टियां हो या फिर भारत का एक आम सिविलियन हो, हर किसी के दिल में कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे की टीस बाकी है। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर पूंजा वैली के वापस हिंदुस्तान में आने का इंतजार बाकी है। POK हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर खुद आवाज उठा रहा है और वो कहेगा कि मैं भारत का हिस्सा हूं और मैं भारत में शामिल होकर रहूंगा। बयान किसी सामान्य नेता का नहीं है, देश के रक्षा मंत्री, वो भी इतने बड़े देश भारतवर्ष के, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का है, जो बेहद गंभीरता के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और यहीं से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई POK खुद वापस आ जाएगा? लेकिन यह होगा कैसे? यह सवाल आपके जहन में है, मेरे जहन में भी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने यह बात कही हो। कई बार देश के प्रधान सेवक यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी POK का जिक्र कर चुके हैं। तो अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि पिछले कुछ दिनों में POK को लेकर क्या कुछ हुआ है। हमारी फोर्सेस कहती आई हैं, हमारे सरकार से तमाम बड़े नुमाइंदे कहते आए हैं कि अब POK के बिना कोई बात नहीं होगी। अभी जो ग्राफिक्स आपके सामने है, की ग्राफिक्स, इसमें आप देख रहे होंगे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की तस्वीर सबसे पहले मैंने आपके सामने क्यों रखी है, मैं आपको बताता हूं। बात है कुछ दिनों पहले की, जब हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट आप जानते हैं कहां है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कर्मस्थली चित्रकूट। चित्रकूट पहुंचे हमारे आर्मी चीफ। कौन? उपेंद्र द्विवेदी साहब। उन्होंने वहां पर जाकर राम नाम की दीक्षा ली। किससे? जिनकी तस्वीर आपके सामने है, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से। अब आप जानते हैं सनातन संस्कृति में अगर मैं किसी को गुरु मानूं, उनसे मैं कोई दीक्षा लूं, तो उसके बाद गुरु दक्षिणा भी देनी होती है। तो ऐसे में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने भारत के, जो कि कितना सशक्त मुल्क है, कितना मजबूत मुल्क है, और हमारी आर्मी जिसकी खूबियां क्या हैं, ये देश ही नहीं विदेशों तक प्रख्यात है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ है सब जानते हैं। तो उस आर्मी के चीफ वहां पर पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा में जेवर नहीं चाहिए, मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए तो POK चाहिए और आपके कार्यकाल में। अब एक और इंपॉर्टेंट फेस आपकी टीवी स्क्रीन पर, रणधीर जायसवाल साहब, जो कि MEA देखते हैं, जो कि लगातार
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में क्या कुछ हो रहा है वो आकर देश के सामने रखते हैं, मीडिया से बात करते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर हमारे पड़ोसी मुल्क नापाक पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्रिस्टल क्लियर अंदाज में कह चुके हैं कि अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ ऐसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि भारत हमसे बात कर लो, हमें थोड़ा पानी दे दो, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स कर रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर में तो सीज फायर ले लिया, प्रधानमंत्री यहां भी साफ कर चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। पीओके पर बात होगी, अगर बात होगी पाकिस्तान से, टेबल टॉक होगी तो पीओके को लेकर होगी। बीच में आए बगाए अलग अलग राष्ट्रों के मुल्क के लोग आकर कहे कि हम मध्यस्थता करवाया, हमने सीज फायर कराया, उसके लिए भी कठोर जवाब है। कश्मीर तो छोड़िए, कश्मीर पर तो किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं है। पाकिस्तान से भारत बात करेगा, पाकिस्तान से बायलैटरल टॉक है, तो इसमें एक ही मुद्दा है, वो है पीओके का, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बयान। अब अगला चेहरा देख लीजिए विस्तार से, मैं एक बार सारी चीजें आपके सामने रखता हूं, फिर आपसे संवाद करूंगा। अगला इंपॉर्टेंट फेस आ गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का। वो बार बार अलग अलग लेवल्स पर जाकर ये बता रहे हैं और अपनी बात पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान तक कि हमें अगर बात करनी होगी तुमसे तो पीओके पर बात होगी। यहां तो राजनाथ सिंह ने 2 कदम और आगे बढ़कर यह भी कह दिया कि पीओके खुद कह रहा है कि मैं भारत हूं। पीओके के लोग कह रहे हैं कि भारत, आप प्लीज हमें अपने मुल्क में ले लीजिए, क्योंकि हमारा दिल पाकिस्तानी नहीं है, हमारा दिल हिंदुस्तानी है। और इंपॉर्टेंट फेस मैं आपके सामने लेकर आता हूं। यह है हमारे एयर चीफ मार्शल, जिन्होंने साफ तौर पर यह मैसेज दिया था पाकिस्तान के लिए, और क्रिस्टल क्लियर मैसेज था एयर चीफ मार्शल का, वायुसेना प्रमुख का, चौधरी साहब का, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक डायलॉग और उन्होंने मारा था, उन्होंने कहा था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। और उन्होंने बताया क्योंकि हम, भारत जो है राम का देश है, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप जानते ही हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब मैं आपको पीओके की भी कुछ कहानी सुना देता हूं। ये तो भारत के टॉप फेसेस को लेकर मैंने चीजें आपको बता दी। पीओके की कहानी क्या है? 22 अक्टूबर 1947, अब 47 तक जाना होगा, पाकिस्तान का भारत पर पहला हमला। यह प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि पहला जो आतंकी हमला हुआ था 22 अक्टूबर 1947 को ही हो गया था। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ था, और पहला ही हमला, पहला ही आतंकी हमला उसने 22 अक्टूबर 1947 को कर दिया। इस कहानी में अगर मैं आपके आगे बढ़ाऊं तो आप सोचेंगे ना कि ये पीओके जन्म कहां से हुआ। ये विवाद जो आपके और मेरे बीच में है कि पीओके लेंगे, पीओके लेंगे, पीओके लेंगे, कश्मीर का यह हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कैसे लिया, यह कहानी भी तो आपको पता होनी चाहिए। आपको मेरे साथ बने रहना, आज आपको पूरी कहानी बताऊंगा, आज आपको पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाऊंगा पीओके की, कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी हिस्ट्री क्या है। पहला हमला किया आतंकी 22 अक्टूबर 1947 को। कैसे? कबायली जो लड़ाके थे पाकिस्तान के, वो भेज दिए कश्मीर। पाक फौज ने हमला कर दिया, उनको फुल सपोर्ट दिया। पाक का जम्मू कश्मीर पर, पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने का नापाक इरादा था। जम्मू कश्मीर का तब तक भारत में विलय नहीं हुआ था। भारत एक बड़ा मुल्क, भारत ने जम्मू कश्मीर की रियासत को देखने वाले महाराजा हरी सिंह से कहा कि आप कहां जाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। 24 अक्टूबर 1947 हरी सिंह ने, महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी कि प्लीज आप हमें बचाइए। 26 अक्टूबर 1947, ये तारीख है, याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। अब इस विलय के बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको ऐसे ही नहीं कोई लौह पुरुष कहता है, उन्होंने वो काम किए थे, उनमें वो जिगरा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने पूरे भारत को, आज हम कहते हैं ना विविधता में एकता, उस सूत्र को पिरोने का काम किसी ने किया था? हमारे लौह पुरुष ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह जिम्मेदारी निभाई, भारत के कई इलाकों को कब्जे से मुक्त कराया। अब आइए दिसंबर तक, आइए
दिसंबर 1947 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू यूएन चले गए, यूनाइटेड नेशन चले गए। जो दो राष्ट्रों के बीच का मसला था उसको ले गए इंटरनेशनल लेवल पर, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। 13 अगस्त 1948 में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया। समझ रहे हैं आप, एक प्रस्ताव पारित किया गया। 1 जनवरी 1949 में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। सीज फायर के वक्त नियंत्रण रेखा को बना दिया गया और सीज फायर के बाद एक इलाका पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। एक चीज और आपको बताऊं, कुछ दिन पहले की बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था इन बातों का। कहा था कि पाकिस्तान ने पहला हमला 1947 में ही कर दिया था, पहला हमला 1947 में ही कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये चाहते थे कि हमारी जो फौज है उस वक्त ही उन कबायली लड़ाकों को नेस्ता नाबूद कर दें, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, नेहरू जी थे, वो यूएन चले गए, यानी लौह पुरुष की बात भी नहीं मानी गई। चलिए और आगे बढ़ते, इतिहास के कुछ पन्ने उनको लगातार पलटना जरूरी है। अब कश्मीर पर 1994 का प्रस्ताव क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, पीओके को लेकर संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पास हो गया, दोनों सदनों से प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव में बताया गया कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अटूट अंग है, वो भारत का ही हिस्सा है, पाकिस्तान ने उसको कब्जा रखा है। आगे बढ़िए, 22 फरवरी 1994 को संसद के दोनों हाउसेस में यह प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव में क्या था? प्रस्ताव में जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो यही था कि पीओके के विलय का हर संभव प्रयास भारत करेगा, यानी जो उस पर कब्जा है, अवैध कब्जा है, उस कब्जे को हटाना है। ये बात मैं कर रहा हूं, ये प्रस्ताव, ये बात हम शुरू से मानते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव भी जो है, ये प्रस्ताव जो है 1994 में आ गया। अब आप देखिए, कब्जे वाले हिस्से को पाकिस्तान जल्द खाली करे, तब से हम पाकिस्तान को सिर्फ बता ही रहे हैं, खाली करो, खाली करो, खाली करो। अब भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर भी भारत ने हमेशा से कठोर जवाब दिया है कि ठीक है, ये मामला यूएन तक गया, अब रुक जाइए, ये दो राष्ट्रों के बीच की बात है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है, और इसको भारत ही सॉल्व करेगा, क्योंकि जिस दिन भारत ने चाह लिया उस दिन पीओके वापस भारत में शामिल हो जाएगा। और शुरुआत में जो मैंने आपको तमाम बड़े चेहरे दिखाए, आपको मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर दिखाई, उनका क्रिस्टल क्लियर स्टैंड क्या है, मैंने आपको डिफेंस मिनिस्टर का क्या कुछ क्लियर कट स्टैंड है वो आपको बताया, हमारे उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ, हमारे एयर चीफ मार्शल क्या कुछ कह रहे हैं उनके बारे में आपको बताया, तो आप समझ गए कि पीओके पर हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं। अब देखिए, अब डेमोग्राफिक जनसंख्या के बारे में भी आपको बताता हूं। देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि एक जगह है, वहां पर 14 लाख की जनसंख्या है, 14 लाख की जनसंख्या। ये लोग आए दिन सड़कों पर उतरते हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं। ये लोग आए दिन पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तानी रेंजर्स के खिलाफ क्या कुछ कहते हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूं। डेमोग्राफी, अब धर्म भी आप देख लीजिए, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, करीब 99% मुस्लिम बाहुल इलाका है, ठीक है। इस्लाम के उस पर ही, बुनियादों पर ही पाकिस्तान का जन्म हुआ था, बावजूद उसके यहां के लोग परेशान हैं और ये मुसलमान ही हैं। अब पाक के कब्जे वाले कश्मीर में जो है पहाड़ी बहुसंख्यक है, इसमें पोठवारी है, इसमें हिंदको है, ये समाज है। ये लोग आए दिन अपने अधिकारों की मांगों को लेकर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए आए हैं। तो इसीलिए ये लोग बार बार अलग अलग माध्यम से ये बताते हैं कि हम तो असल में भारतीय हैं, मेरा दिल इंडिया है। और इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ये कहते हैं कि अब तो खुद पीओके बोल रहा है, पीओके बोलेगा मैं भारत हूं। अब मैं आपको इस दिशा में भी लिए चलता हूं कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इशारा दिया था कि हमें पीओके के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ बात करनी है, युद्ध की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आवाम खुद चाहती है कि इनको दुनिया में लोग इंडियंस कह के पहचाने, भारतीय कह के पहचाने। अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, पीओके बोल रहा है कि मैं भारत हूं, पीओके के लोग हमारे अपने इस बात को मानते हैं। अलग अलग लेवल्स पर भारत की सरकार हो, अभी हमने आपको रक्षा मंत्री जी की बात दिखाई, अभी हमने आपको वो बयान भी याद होगा जो सदन के अंदर, हाउस के अंदर खड़े रहकर गृह मंत्री जी ने अपनी बात रखी थी। अब जो ग्राफिक्स है अगर वो प्ले हो तो मैं लोगों को समझाऊं आगे क्या कुछ कहानी है।
देखिए, पीओके के लोग हमारे अपने हैं, यह बात हर एक भारतीय मानता है। पीओके हमारा ही अंग है, यह हर कोई जानता है। मेरा विश्वास है कि एक दिन पीओके खुद कहेगा कि मैं हिंदुस्तान का हिस्सा हूं। यह डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। राजनाथ सिंह आगे क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए जरा मेरी जुबानी। वो बताते हैं कि पीओके हमारे लिए वैसा ही है जैसे महाराणा प्रताप के लिए उनके छोटे भाई शक्ति सिंह। उन्होंने शक्ति सिंह के लिए कहा था, आपको याद होगा, कि अभी वो अलग हो गया है पर हमारा ही भाई है, कहीं भी जाएगा लौट कर वापस हमारे पास ही आएगा। ये हमसे बिछड़ा जरूर है कुछ वक्त के लिए, लेकिन अपनों से कितना दूर रहेगा। और ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है पीओके के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ए आर्मी चीफ टू एयर चीफ मार्शल, सबका मैसेज, सबका स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है कि पीओके भारत का था, भारत का है, लेकिन अब कितनी जल्दी वापस भारत में आ जाएगा, इसके लिए भारत सरकार को जिस भी स्तर पर जाना होगा उसके लिए जा रही है। क्योंकि वहां की आम आवाम तो कह ही रही है, वहां की आम आवाम तो कह रही है कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम भारतीय हैं। एक बार सुनिए, ग्राफिकली देखिए जरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले कुछ दिनों में बड़े संकेत दिए हैं। वो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी है। किस तरीके से हुंकारा वो भी मैं आपको ग्राफिकली समझा देता हूं पीओके को लेकर। इससे आप समझ जाएंगे भारत का स्टैंड कितना क्रिस्टल क्लियर है। अब देखिए, साफ कह चुका है भारत कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो या तो हम आतंकवाद पर बात करेंगे या फिर टाइमलाइन पूछेंगे कि भाई दशकों हो गए, सालों हो गए, कब निकल रहे हो, कब खाली कर रहे हो, कब ये टेंट उखड़वा रहे हो, पीओके से कब अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हो। ये हम पाकिस्तान को कहने वाले हैं। और रक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि एक दिन खुद पीओके कहेगा, जो वो अभी भी कह रहा है, कि मैं हिंदुस्तान का हिस्सा हूं। पीओके की आम आवाम ये कह रही है। आप देख रहे हैं ना इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान, बलोच के लोग क्या कह रहे हैं। अब ये कहानी पर वापस आ जाए, कहानी अधूरी रह गई थी, मैं आपको बता रहा था। जो सबसे पहले तस्वीर आई थी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की, अब वो कहानी मैं आपके साथ कंप्लीट कर देता हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चित्रकूट पहुंचे थे हमारे थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। वहां पहुंचे तो उन्होंने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से राम मंत्र लिया, दीक्षा ली। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी सनातन संस्कृति है ना, जब हम किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं तो गुरु दक्षिणा का भी रिवाज है, उसको कोई नहीं भूल सकता। उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी पूछा होगा कि गुरुदेव मैंने आपसे राम मंत्र तो ले लिया, गुरुदेव मैंने आपसे दीक्षा तो ले ली, लेकिन गुरुदेव अब आपको मैं इसके बदले में, मैं आपको इसके बदले में क्या गुरु दक्षिणा दूं। तो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी क्या कहते हैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं मुझे रत्न, वस्त्र, आभूषण कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये सारी चीजें। मोह माया से तो हम बाहर निकल गए, तभी तो आज हम गुरु हैं। मुझे दक्षिणा में पीओके चाहिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ऑब्वियसली अगर आप देखिए, गुरु ने अपने शिष्य से कुछ मांग लिया तो गुरु शिष्य परंपरा क्या है, वो मिलकर ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पीओके बनने में किसकी गलती है, ये आपके जहन में भी मैं बोल रहा हूं। नहीं, प्रॉब्लम कहां से जन्मी। ये हमारे रिस्पेक्टेड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उस वक्त जो हालात थे, पंडित नेहरू, उनके आसपास ऑब्वियसली एक इंटेलेक्चुअल की पूरी भीड़ होगी, उनके आसपास इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, उन्होंने कहा होगा, उनको एडवाइस किया होगा कि आप इस कश्मीर के मुद्दे को लेकर चले जाइए इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबली लेकर जाइए। तो ये मुद्दा चला गया यूएन। अब एक्सपर्ट्स, इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि यह भारत की गलती थी, ये जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी। यूएन जाने से, अब देखिए कुछ चीजें हैं, बहुत बहुत टेक्निकल चीजें हैं, आप बहुत आराम से समझेंगे। यूएन जाने से ये हमारे घर का मामला था, हम इसको ले गए अंतरराष्ट्रीय, हमने इसको बना दिया ग्लोबल मामला। अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर जब कोई मामला जाता है तो वहां पर और भी देश होंगे। अब मेरे देश में क्या होगा, मेरे घर में क्या होगा, इसको लेकर कोई दूसरा तीसरा कमेंट करे, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यही प्रॉब्लम है, इतिहासकार भी यही मानते हैं। और क्या गलती हुई, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। जो वो कबाइले लड़ाके थे पाकिस्तानी, जिन्होंने कश्मीर में कब्जा कर लिया था, हमारी फोर्सेस उस वक्त भी इतनी सक्षम थी कि उनको दौड़ा दौड़ाकर पीट भी रही थी। लेकिन जब हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, मैं फिर यहां पर लौह पुरुष जी का जिक्र करूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उनका यह मानना था कि हमारी सेना को फ्री हैंड दे देना चाहिए,
उनकी बात को जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं मानी। एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस इस बात के लिए भी कई किताबों में लिखते हैं। सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। सीज फायर से पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा जो था वो रह गया, और क्योंकि हम ग्लोबली चले गए, क्योंकि हम यूएन में चले गए, यथास्थिति वैसी हो गई। आज भी वो कब्जा है, और इसीलिए आज भी मुझे आपको 2025 में पीओके के बारे में डिटेल्स देनी पड़ रही है। आज भी आपके और मेरे बीच में एक बड़ा विषय बना हुआ है पीओके। अब देखिए, पीओके विषय आपके मेरे बीच में, हम लोग पिछले 10-12 सालों से तो मैं खुद पीओके इस प्रॉब्लम को सुन रहा हूं। मेरे मन में भी कई तरह के सवाल आए कि आखिर ये प्रॉब्लम जन्मी कहां से है। ये प्रॉब्लम, क्योंकि भारत जिसको हम हमेशा से कहते हैं, आजादी हमें 1947 में मिली, लेकिन उससे पहले भी तो हम अब देखिए, उससे पहले भी तो हम सोने की चिड़िया थे। तो ये पीओके की प्रॉब्लम कहां से आ गई? ब्रेक से पहले मैंने आपको समझा दिया कि क्या कुछ दिक्कत हुई। अब आप देखिए, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके जहन में भी है, मेरे जहन में भी है। पीओके बनने में किसकी गलती है? अब देखिए, एक तो ये भी है कि हालात, कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, हालात कुछ होते हैं। लेकिन अभी हिस्टोरियन से मानते हैं, जिनकी किताबें मैंने पढ़ी, मेरे प्रोड्यूसर जेपी दीपक ने पढ़ी, उनके कुछ पॉइंटर्स है वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए, नेहरू ने बहुत जल्दी सीज फायर का ऐलान कर दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत जल्दी सीज फायर का ऐलान किया। भारतीय सेना पाक की सेना पर भारी पड़ रही थी, और उस वक्त लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे कि इन पर चढ़ाई करने दीजिए, मत रोकिए, इनका हाथ खुला रहने दीजिए। उनकी बात नहीं मानी गई। कई जगहों पर इस बात का भी जिक्र है। अब अगला सवाल, पाकिस्तान ने कैसे कब्जा किया इस पर? देखिए, रियासतों को भारत या पाक में शामिल होने की छूट, आप जानते हैं रियासतों का ही तो देश था, और इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज हम इतना मानते हैं। उन्होंने इन रियासतों को पिरोया और एक बड़ा राष्ट्र बनाया जिसका नाम हुआ भारत। अब जो उस वक्त की जम्मू कश्मीर की रियासत थी, भारत ने उसको कहा कि आपकी मर्जी, आप कहां शामिल होना चाहते हैं। हमने उनको फ्रीडम दी, हमने उनको अल्टरनेट दिया, विकल्प दिया, आप जहां चाहते हैं आप वहां शामिल हो सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहने की मंशा रखते थे, और 1947 में पाकिस्तान ने अपनी सेना के समर्थन वाले कबायली लड़ाकों को कश्मीर भेज दिया। उस वक्त भी पाकिस्तान पीछे से ही लड़ रहा था। लड़ाकों का मकसद क्या था कि कश्मीर को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलवा दिया जाए, जबकि वो रियासत चाहती थी भारत के साथ आना। कबायलियों ने कश्मीर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। पाक कबायली लड़ाकों से युद्ध के लिए भारत की सेना को मोर्चा संभालना पड़ा, और दोनों राष्ट्रों के बीच, आप समझिए, दोनों राष्ट्रों के बीच एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया था। ऑब्वियसली भारत की सेना उस वक्त भी उन कबायलों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी। अब इसीलिए हर कोई कह रहा है। अब नेहरू जी के समर्थन में क्या तर्क है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर आपको कोई एजेंडा नहीं मिलेगा, बिल्कुल बैलेंस चीजें मिलेगी। कई हिस्टोरियंस हैं जो नेहरू जी के फैसले का समर्थन करते हैं। वो क्या तर्क देते हैं कि 1947 में 1947 की परिस्थितियों में भारत उस वक्त नया नया आजाद हुआ था, स्वतंत्र देश बना था। हम लोग बंटवारे का दंश झेल रहे थे। युद्ध, मैं हमेशा बोलता हूं, वॉर्स आर नेवर फ्री। युद्ध कभी भी फ्री नहीं हो सकता। उसके लिए पर्याप्त संसाधन थे हमारे पास कि नहीं थे, या जो संसाधन थे उसको हम युद्ध में बर्बाद कर दें, या भारत जैसे नए नवेले स्वतंत्र राष्ट्र के विकास में लगा दें। यूएन जाना नैतिक और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान दिखाना था, क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है, जिम्मेदार मुल्क है, मैच्योर मुल्क है। यूएन जाना पाकिस्तान की आक्रामकता को एक्सपोज करने का काम करता इंटरनेशनल बिरादरी के बीच। अगर कुछ एक्सपर्ट से कहते हैं कि यह गलती है, तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, यह काम नेहरू जी ने ठीक किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को यूएन में जाने की एडवाइस दी थी, सलाह दी थी, और उसके बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यूएन में जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा। अब आप समझ ही गए होंगे जनमत संग्रह क्या होता है। लेकिन पाक ने कश्मीर से अपनी सेना, अपने कबायलों को हटाया ही नहीं। यूएन में जनमत संग्रह कभी हो ही नहीं पाया, इसलिए ये विवाद बरकरार है अभी तक। अब मैंने आपको 1947, 1948 की बात बता दी। अब आ जाइए 2025 में। अब क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को लेकर, यानी 47 के हमले को लेकर कुछ दिनों पहले अपनी बात कही। क्या कहा? लौह पुरुष की बात भी नहीं मानी कांग्रेसियों ने, यह प्रधानमंत्री का कहना है। उन्होंने कहा कि पटेल चाहते थे कि भारतीय सेना 1947 में ही पीओके को वापस ले ले। उस वक्त ऐसे हालात भी थे, हम उन पर भारी पड़ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान ली गई होती तो आज ऐसे हालात ना होते। पटेल के कहने पर भी सेना को
पीओके जाने के ऑर्डर्स नहीं दिए गए। अगर उसी वक्त, किस वक्त, 47 में ही, अगर 47 में ही मुजाहिदीनों को मार दिया गया होता तो 75 सालों से आतंकी हमले भारत पर नहीं हो रहे होते। तो प्रधानमंत्री ने तीखा प्रहार किया और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र किया। तो पीओके को लेकर रोज आप देखते हैं, रोज एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर तेज। लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि आज पीओके, जो कि बहुत अपनी वादियों के लिए जाना जाता है, पीओके के आम लोग ये कह रहे हैं कि भारत एक कदम उठाए, हम 10 कदम भारत की तरफ आने को तैयार हैं। और इसीलिए जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो कह रहे हैं कि पीओके के लिए अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से जो रणनीति है हमारी, जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, वो बहुत शानदार काम कर रही हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।